नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी विद सुरजीत सर पर। आज मैं हाजिर हूँ नया टॉपिक लेकर, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, यानी कि जो इकोसिस्टम है उसको कैसे स्टेबल बनाकर रखा जा सके। ये टॉपिक बहुत सारी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये ग्रेजुएशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, LD GIC लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो इस टॉपिक पर हमारे साथ जुड़े रहिए और हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अच्छे से इसको समझिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। देखिए, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी वाले टॉपिक में आप इसको समझिए। What is actually the ecological stability? So the definition can be said as tendency to maintain its structure and function despite disturbances. यानी इकोसिस्टम में बहुत सारे डिस्टर्बेंस तो होते रहते हैं, लेकिन उनके बावजूद ऐसी टेंडेंसी मेंटेन करना जिससे कि इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो मेंटेन रहे, कितने भी लंबा टाइम हो उसके बाद भी मेंटेन रहे। सो स्टेबिलिटी के लिए हम यहाँ पर स्ट्रक्चर और फंक्शन दो पॉइंट्स पर बात करेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर इसका होना चाहिए और कैसे इसका फंक्शन होना चाहिए। इन सब के साथ हम आगे बात करेंगे कि कैसे इसको मेंटेन करके रखें। तो स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम कैन बी एट द स्ट्रक्चरल लेवल बाय जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो जियोग्राफिकल या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा। उसको स्टेबल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करना है। इसके साथ ही नंबर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज़, अलग अलग प्रकार की स्पीसीज़ हैं, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी पर हमें ध्यान देना है कि स्पीसीज़ जो हैं डिफरेंट टाइप की वो बनी रहें, ऐसा ना हो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाए कोई। पॉपुलेशन साइज़, जो पॉपुलेशन है उसका साइज़ क्या है, कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, कितनी कम है। एज कंपोजिशन, जो एज कंपोजिशन है उस पर ध्यान देंगे। वे ऑफ इंटरेक्शन, किस प्रकार का इंटरेक्शन चल रहा है। तो जो इकोसिस्टम को बनाने में, स्ट्रक्चर बनाने में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी पे फोकस करना ज़रूरी है। अब इकोसिस्टम का जो फंक्शन होता है उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे प्रॉपर वाटर साइकिलिंग चलनी चाहिए। अगर वाटर अवेलेबल नहीं होगा प्रॉपर अमाउंट में तो जो है स्पीसीज़ और ऑर्गेनिज्म को फ़र्क पड़ेगा। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, जो न्यूट्रिएंट हैं वो प्रॉपर रिसाइकिल होने चाहिए जिससे कि दोबारा उसका यूज़ किया जा सके। बायोमास प्रोडक्टिविटी, जो बायोमास है वो उसका प्रोडक्शन प्रॉपर्ली होना चाहिए। और मेन एंड अल्टीमेट इज़ द एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो टाइमली और प्रॉपर्ली होना चाहिए। These both are the two attributes of fundamental significance. There are these two attributes of fundamental significance. The dimension of the space and time and interrelatedness of ecosystem. The dimension of space and time, ये टाइम लिखा है, interrelatedness of the ecosystem, that says for stability more plant diversity, that will less, यानी कि ज़्यादा प्लांट डाइवर्सिटी होगी तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल है, पॉजिटिव है फॉर मेंटेनिंग द इकोसिस्टम स्टेबिलिटी इन कंपैरिजन टू दी लेस प्लांट डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी जो है प्लांट स्पीसीज़ के नंबर्स पर डिपेंड करती है। तो स्पीसीज़ जितनी भी हैं वो मेंटेन रहें और डाइवर्सिटी उनकी प्रॉपर्ली बनी रहे। स्पेस एंड एग्जिस्ट इन द टाइम,
Ecosystem dynamics is a product of ecosystem processes occurring at spatial as well as temporal scale. जो इकोसिस्टम डायनेमिक्स है वो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेस, डिफरेंट टाइप की इकोसिस्टम की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, उसका एक रिजल्ट है, ये प्रोडक्ट है अकरिंग एट स्पेशियल एज वेल एज टेम्पोरल स्केल। ये अलग अलग टाइप के स्केल पर जो घटनाएं चलती हैं इकोसिस्टम में उनके फलस्वरूप इकोसिस्टम डायनेमिक्स डेवलप होता है। Change in the constant process in ecosystem brought by natural resources including natural disturbances, nutrient cycling, species movement, climate shift, ecological succession, etc. तो जो चेंज होता है वो एक कांस्टेंट प्रोसेस है इन द इकोसिस्टम प्रिवेंट बाय नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग नेचुरल डिस्टर्बेंसेस, जो नेचुरल डिस्टर्बेंस होते हैं, नेचुरल साइकिलिंग होती है, स्पीसीज मूवमेंट होते हैं, क्लाइमेट शिफ्ट होता है एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन है। इन सभी के बेसिस पे, इन सभी के आधार पे जो नेचुरल डिस्टर्बेंसेस हैं, जो उसके आधार पे जो है चेंज आता है इकोसिस्टम में। अब इसको स्टेबल बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है हम देखते हैं आगे। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, द फर्स्ट वन इज इंटरकनेक्टेडनेस। हमने इंटरकनेक्टेडनेस की बात की थी। ईच कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कनेक्टेड टू अदर इकोसिस्टम थ्रू द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। एक इकोसिस्टम जो है उसका प्रत्येक कंपोनेंट कहीं ना कहीं दूसरे इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं या कोई दूसरा इकोसिस्टम है उसके साथ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में रहता है। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी एंड होम्योस्टेसिस, तो होम्योस्टेटिस क्या कहती है कि स्टेबल करने के लिए इकोसिस्टम आर कंसिडर्ड टू बी द सेल्फ सफिशिएंट एंटिटीज विद अ सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। तो इकोसिस्टम जो है वो इसको माना जाता है टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंटिटीज विद सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ये खुद के लिए खुद रेगुलेट करता है, खुद ऑपरेट करता है इकोसिस्टम चीज़ों को, और चेक्स एंड बैलेंसेस क्या कमियां हैं उनको कैसे पूरा किया जाए, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस फॉर द इकोसिस्टम। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप साइबरनेटिक्स फीडबैक ऑपरेट इन द इकोसिस्टम। हम इस पे बात करेंगे। बैलेंस maintained by level of oxygen and carbon dioxide in air that support life। तो बैलेंस जो है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ये बहुत ज़रूरी है। ये एक एग्जांपल के तौर पे ले लें, तो ये दोनों बैलेंस रहेंगे तब लाइफ जो है प्रॉपरली चल पाएगी। होम्योस्टेसिस refers to the tendency of the ecosystem to resist changes and remain in the state of equilibrium। तो जो इक्विलिब्रियम बना हुआ है वैसे ही बना रहना चाहिए, रेसिस्ट करना चाहिए द चेंजेस जो कि चेंज हो रहे हैं इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए। अगर ये मेंटेन रहता है तो हम होम्योस्टेसिस ऑफ द इकोसिस्टम मान सकते हैं। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव दैट इज साइबरनेटिक्स फीडबैक ऑपरेट इन एन इकोसिस्टम। उनका इकोसिस्टम में एक ऑपरेशन चलता है, किस टाइप से है, जैसे कि हम लाइन की बात करते हैं और डियर की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ डियर, अगर इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है तो नंबर ऑफ डियर इंक्रीज होने से व्हाट विल हैपन, more in number the deer that will be predated by lion। इनको लायन खाएगा और मेंटेन्ड पॉजिटिव फीडबैक, और इस तरीके से लायन का भी जो है फूड मिलेगा और डियर भी बहुत ज़्यादा नंबर में नहीं हो पाएंगे, जितना एडिक्वेट है वो उतना बने रहेंगे, ज़्यादा होंगे उनको लायन खा जाएगा। एक तरीके का पॉजिटिव पॉपुलेशन, पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पर शो करता है। ठीक है, अब आप देखते हैं कि नेगेटिव फीडबैक भी है, क्योंकि प्रेडेटर के तौर पे जो डियर है वो कम हो रहे हैं, लायन उनको खा रहा है। तो अगर हम स्पीसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक रहने वाला है।
स्टेबल इकोसिस्टम कैसे बना के रखा जाए। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस इट इम्प्लाइज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू रेसिस्ट फोर्सेस दैट टेंड टू डिस्टर्ब इट्स स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो रेसिस्टेंस क्या है? ये वो एबिलिटी है सिस्टम की जो कि रेसिस्ट करती है फोर्सेस, उन फोर्स का रेसिस्ट करती है, उनको रोकती है, दैट टेंड टू डिस्टर्ब इट्स स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम बना हुआ है उसको जो अफेक्ट करने की कोशिश करता है, तो ऐसे फोर्सेस को ये रोकता है, रेसिस्ट करता है, तो ये बोला जाएगा रेसिस्टेंस। अब देखिए रिजाइलेंस क्या है। रिजाइलेंस इज द ease with it is the ease with which the system returns to its original equilibrium state following any perturbation। तो resilience क्या है? ease with which the system returns to its original equilibrium। अगर कोई सिस्टम जो है इकोसिस्टम वो अपने इक्विलिब्रियम में वापस आ रहा है तो उसको फेवर करता है ईज एंड फॉलोइंग एनी पर्चुरेशन, किसी भी प्रकार से उसको ये फॉलो करता है, यानी बेनिफिशियल है, यानी कि सपोर्ट करता है। तो रिजाइलेंस सपोर्शन सपोर्ट करना है और रेसिस्टेंस उसका विरोध करना है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, द जंगल फॉरेस्ट रेसिस्ट बेटर देन द ग्रासलैंड एंड ग्रासलैंड रिकवर सूनर देन द फॉरेस्ट। अगर आग लग जाती है वर्ल्ड कंडीशन में, ग्रासलैंड जो है वो जल्दी रिकवर करता है फॉरेस्ट के कंपेरिजन में। फॉरेस्ट में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनको बनने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ग्रासलैंड अगर डिस्ट्रॉय हुआ है तो वो जल्दी से रिकवर किया जा सकता है। तो ये चीज़ भी है। जनरली फॉरेस्ट जो है वो रेसिस्ट करता है बेटर देन द ग्रासलैंड। ग्रासलैंड की कंपैरिजन में इतनी जल्दी इजीली जो है नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन आग लग गई तो पूरी तरह नष्ट हो गया, तो ग्रासलैंड जो है जल्दी रिकवर कर सकता है, फॉरेस्ट में लगेगा टाइम। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी का जो थर्ड पॉइंट है, पहला हमने देखा रेसिस्टेंस था, दूसरा रिजाइलेंस था, और तीसरा आता है नॉन ऑसिलेशन स्टेबिलिटी। द स्टेबिलिटी इज व्यूड एज कॉन्स्टेंसी ऑफ द स्पीसीज। कितना कांस्टेंट स्पीसीज रह रही हैं, उनका नंबर कितना कांस्टेंट है। देन नंबर ऑसिलेशन स्टेबिलिटी भी बोला जाता है विद इन ए नेचुरल इकोसिस्टम, और कॉन्स्टेंसी ऑफ इंडिविजुअल नंबर ऑफ द स्पीसीज विद इन ए पॉपुलेशन। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं, यानी स्पीसीज के जो टोटल हैं वो किस टाइप से स्टेबल हैं, उनकी कॉन्स्टेंसी क्या है, कितने कॉन्स्टेंट नंबर पर रह रहे हैं। तो जो नॉन ऑसिलेशन स्टेबिलिटी, यानी कि उनमें चेंजेस ज़्यादा नहीं आने चाहिए। ऑफ स्टेबिलिटी इन ए नेचुरल इकोसिस्टम। जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसमें स्टेब्लिश होकर रहना चाहिए स्टेबिलिटी आफ्टर लार्ज स्केल डिस्टर्बेंसेस। कितना भी बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाए, पर्चुरेशन हो जाए, तब भी स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहनी चाहिए, इलास्टिक होनी चाहिए। कहने का मतलब है इतनी फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि पूरी तरह से डिस्टर्ब ना हो। आपको फ्लेक्सिबिलिटी से भी रिलेट कर सकते हैं इसको। साइक्लिक स्टेबिलिटी इट रिफर्स टू द एडजस्टमेंट ऑफ द सिस्टम टू रेगुलर साइक्लिक चेंजेस। जो चेंजेस तो देखो होते हैं इकोसिस्टम में, तो उनको प्रॉपरली एडजस्टमेंट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। तो ये स्टेबिलिटी एडजस्टमेंट टाइप की होगी, मतलब जो चेंज आया वो रिकवर हो जाए जल्दी से। तो इस तरीके से एक साइकिल चलता रहता है, फिर चेंज आएगा, फिर रिकवर होगा। देयर इज नो अनप्रेसिडेंटेड डिस्टर्बेंस और पर्चुर्बेशन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसके बारे में किसी को कोई आइडिया ना हो, ऐसा कोई चेंज हो जाएगा। तो उनको जो चेंजेस होते हैं रिकवर होके दोबारा से फिर चेंजेस आएंगे, फिर रिकवर होंगे, एक तरीके से साइक्लिक मैनर चल सकता है। तो ये था टॉपिक इकोसिस्टम स्टेबिलिटी का, कैसे हम इकोसिस्टम में होने वाले डिस्टर्बेंसेस के बेसिस पर उनको हम स्टेबल बना के रख सकते हैं। आपने देखा यहाँ पे टॉपिक हम लेकर चले थे रेसिस्टेंस, दूसरा था रिजाइलेंस, और तीसरा आया था नॉन ऑसिलेशन स्टेबिलिटी, इलास्टिक स्टेबिलिटी और साइक्लिक स्टेबिलिटी।
So this way the topic completes. उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और ऐसे ही टॉपिक्स को और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ इसमें आपको ऐड करने का लग रहा है तो कमेंट कीजिए. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू इम्प्रूव दिस. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.